हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन में। तो देखिए आज की वीडियो बहुत ही झकास होने वाली है और आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये चीज़ें, ठीक ना। देखिए सेट नंबर 6, सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हो चुका है और अनसॉल्व सॉल्व करके पूरा वीडियो हम डाल रहे हैं, पूरा वीडियो, ठीक ना। किसके लिए? आपके लिए। आप पूरा देखिए, आप पूरा देखा करिए, ठीक ना। और पूरा देख करके आप पूरा लिख लीजिए, ठीक ना। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो पीडीएफ खरीद लीजिए। पीडीएफ का प्राइस है 5 पीडीएफ का प्राइस 20 रुपया है, 6 पीडीएफ का प्राइस 25 रुपया है, ठीक ना। और 4 पीडीएफ का प्राइस जो 15 रुपया है। ऊपर जो आपका नंबर, जो आपको नंबर दिख रहा है ऊपर, उस नंबर पर आप क्या करें, व्हाट्सअप मैसेज जेकेएस लिख कर करें और पेमेंट इसी नंबर पर करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैं लेकर आ गया हूँ आपको। देखिए NaCl क्रिस्टल में पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, क वाला। कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na सोडियम यानी कि सोडियम आयन के चारों ओर क्लोरीन आयनों की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। तो इसमें पूछा है कि जो सोडियम आयन होता है, जो क्रिस्टल होता है NaCl का, उसमें जो सोडियम आयन होता है उसमें Cl आयनों की संख्या कितनी होती है ये बताना है, ठीक ना। तो इसमें जो सोडियम आयन के किनारे किनारे Cl लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं? तो 6। तो यहाँ पर देखिए Cl आयनों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन में देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्प्रीट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W यानी कि भार प्रतिशत है। एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए मैं क्वेश्चन को हल कर लिया हूँ और क्वेश्चन को देखिए लेकर आ गया हूँ आपके मतलब यहाँ पर, ठीक ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए क्या है कि 100% पूरा, मान लीजिए पूरा विलियन है। कितना परसेंट? 100% विलियन है। जिसमें से कह रहा है कि 90% आपका क्या है? 90%। देखिए यहाँ पर 90% क्या एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है। तो 90% यानी कि आपका एथेनॉल हो गया और 10% जो बचा वो क्या हो गया? जल हो गया, ठीक ना। फिर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C2H5OH की मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इसके मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? W/M यानी कि भार बटे अणु भार। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 90 क्या है? ये भार है। भार कितना दिया है? 90 ग्राम दिया है। फिर यहाँ पर 46 क्या है? इसका अणु भार निकलेगा तो कितना आएगा? 46 आएगा। दोनों का भाग करेंगे 1.956 आएगा, ठीक ना। फिर अब उसी प्रकार से जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो W/w। और 10, ये क्या है? 10 ग्राम बचा है तो 10 ग्राम लिखेंगे। और W, ये M का मान कितना है? 18। 18 क्या है? ये अणु भार है, ठीक ना। तो 5/18 काटेंगे 2 से तो 2 5 10 और 2 9 18, तो 5/9 आ गया। अब 5/9 को काटेंगे तो 0.555 आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हमको पूछा है एथेनॉल का। यहाँ पर देखिए एथेनॉल का मोल प्रभाज पूछा है। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज देखिए हम कैसे निकाले हैं। देखिए कि C2H5 यानी कि एथेनॉल का मोल प्रभाज बराबर होता है एथेनॉल के मोलों की संख्या बटे में जल प्लस एथेनॉल दोनों की मोलों की संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एथेनॉल के मोलों की संख्या आया था 1.956 और देखिए इसके जल के मोलों की संख्या, एथेनॉल के मोलों की संख्या, जल क्या है? 0.555 प्लस 1.956, ठीक ना। इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2.511। फिर इसको जब इसको काटेंगे तो आएगा 0.789, ठीक ना। तो 0.789 किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए वाले में है तो 0.789 भी लिख सकते हैं या 779 हो सकता है, ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ग वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक ना। वेग स्थिरांक क्या करना है? गणना करना है। तो इसको भी हम बता दे रहे हैं, कागज पर लिखे हैं और इसको भी समझा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है? इसका फार्मूला देखिए होता है K बराबर होता है 0.693। पूछा क्या है आपको? देखिए यहाँ पर पूछा है कि हाफ, ठीक ना, यानी कि कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी यानी कि हाफ वाला सूत्र लगेगा, यही वाला। तो K बराबर होता है 0.693 बटे में T हाफ, ठीक ना। ये आधी जब पूछेगा या फिर कह देगा कि आधा रह जाता है, ठीक ना, तो ये क्या लगाएंगे? ये वाला फार्मूला K बराबर 0.693 बटे में T हाफ बराबर, टी हाफ का मान कितना दिया है? 50 दिया है। यहाँ पर पूछा है, कहा है ना 50 सेकेंड में, तो 50 ये मान दिया है। अब देखिए 50 हम मान रख दी यहाँ पर टी हाफ का
और के स्थिरांक का मान ही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा करेंगे तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा इसमें से, और 1000 से जब नीचे गुणा करेंगे तो मान लीजिए एक जीरो इसमें ले लिए भाग करने के लिए, और ये 10 की पावर 2 कर दिए 100 को, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, 500 से जब 693 में भाग देंगे 1.38 बार जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए नीचे है प्लस में और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड में, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, घ वाला क्वेश्चन है, घ वाला क्वेश्चन। तो घ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैनी जारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, किसके कारण नहीं होती ये बताना, ठीक ना। कैनी जारो अभिक्रिया जो है संपन्न नहीं होती है, किसके कारण, तो एसीटैल्डिहाइड द्वारा कैनी जारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, किसके द्वारा, एसीटैल्डिहाइड द्वारा। फिर देखिए अंगा वाला है एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है इससे, तो देखिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक ना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बेंजीन पर NH2 लगाएंगे तो एनिलीन हो जाएगा, और जब 3Br2 यानी कि 3Br2 से आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। फिर अब देखिए अगला च वाला है, च वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में मोनोसैकेराइड है, निम्नलिखित में मोनोसैकेराइड क्या है, आपका जो फ्रक्टोज है ये आपका मोनोसैकेराइड, तो आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आ जाता है प्रश्न नंबर 2, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, तो प्रश्न नंबर 2 के लिए चलते हैं कॉपी पर, और कॉपी पर हम लिख लिए हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आ गए हम लोग क्वेश्चन आंसर कॉपी पर प्रश्न नंबर 2 वाले पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, कितने अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए। तो यहाँ पर देखिए क वाला है, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के वांट हाफ गुणांक की गणना कीजिए, ठीक ना। कितने परसेंट, 80% वियोजित होने वाले। अब देखिए यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक हो जाए, ठीक ना। किसकी तुलना में, अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक हो जाए असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में क्या हो जाए, कम या अधिक हो जाए, यानी कि बराबर न हो, उसको हम क्या कहेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। अब देखिए सूत्र जो सवाल पूछा है कि 80% वियोजित होने पर इसका जो कौन सा कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक ना, विलयन को उसमें क्या निकालना, वांट हाफ गुणांक निकालना। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर ये आपका दिया है, अल्फा बराबर कितना दिया, 80%। अब इसको प्रतिशत को चेंज करेंगे तो इसमें अब चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक ना, 100 से भाग देंगे तो 8/10 आ जाएगा, 8/10 को भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर 0.8 आ गया आपका अल्फा बराबर। अल्फा का मतलब होता है जो संयोजन या वियोजन की मात्रा, ठीक ना, जैसे वहाँ पर 80% वियोजित हो रही है और या फिर 80% संयोजन होता तो भी क्या होता, वहीं पर होता, ठीक ना, मतलब अल्फा का मान ही होता। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, आई बराबर यानी कि वांट हाफ गुणांक, ये पूछ क्या रहा है, आई बराबर पूछ रहा है, वांट हाफ गुणांक पूछ रहा है, तो वांट हाफ गुणांक बराबर होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, यानी कि वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे में वियोजन के पहले कणों की संख्या। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कणों की संख्या, पहले तो हम सूत्र देखिए आपको दिखा देते हैं, सूत्र ये होता है, ठीक ना, अल्फा बराबर होता है i-1 n-1। अब n का मान कैसे निकालेंगे, n का मान देखिए जो ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट है इसको हम जल में घोलेंगे, जल में घोलकर इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे आयनों में। अब देखेंगे उस पर आयन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम पर +2 है और जो नाइट्रेट है उस पर -1 है, तो +2 और 1 मिलकर कितना हुआ, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अल्फा बराबर आपका मान यहाँ पर दिया है, अल्फा बराबर 0.8, ठीक ना, अल्फा बराबर 0.8 दिया है। अब सबका मान खाली रखना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे हम मान रख दिए हैं, अल्फा बराबर यहाँ पर देखिए i-1 बटे में 3 - 1, 3 क्या, n क्या संख्या, n मतलब आयनों की संख्या, ठीक ना, आयनों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3, ये 3 - 1 हो गया। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पर रख दिए, अल्फा का मान कितना है, 0.8 बराबर i-1 और बटे में 2, आई का मान निकालना है तो आई को इधर भेज दीजिए, चाहे इधर रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 8 दूना के 16 होगा, 16 यानी कि 1.6, ठीक ना, एक अंक पर दशमलव तो 1.6 हो जाएगा।
और ये माइनस में इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, +1 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएगा आई का मान, देखिए आई बराबर 2.6, ये आपका आ गया आई का मान 2.6। ठीक ना, ये आ गया आई का मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ख वाला, कह रहा है फलक केंद्रित घनी यानी कि FCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। ठीक ना, अलग ही क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, आंसर में हम लिखे हैं फलक केंद्रीय घनीय जालक में घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी ठीक ना, अवयवी कण होते हैं जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना होता है, 1/8 × 8। यानी कि अगर एक कोष्ठिका है, जैसे नहीं कहते हैं कि 8 लोग हैं, अगर 8 लोग में से एक 8 लोगों को अगर दिया जाएगा 1-1 रुपया तो क्या हो जाएगा, तो 8/8 हो जाएगा। ठीक ना, अगर 1 लोगों को दिया जाएगा तो एक कितने में से दिया गया, 8 में से दिया गया तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, तो 1/8 × 8 कर दिए। ये 8 क्या है, 8 इसके जो घनीय जालक है उनका जो क्या बोलते हैं उनका एकक कोष्ठिका है। ठीक ना, तो 1/8 × 8 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। ये फलक केंद्रीय घनी जालिका, ठीक ना, यानी कि FCC। अब देखिए यहाँ पर देखिए घन के 6 फलकों पर 6 अवयवी कण होते हैं। ठीक ना, कितने होते हैं, 6 अवयवी कण होते हैं। इनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना होता है, 6 × 1/2 होगा। कितना होगा, 6 × 1/2 होगा। तो 2 3 6 कितना आ गया, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 1 कम 3 यानी कि ये आ गया 3। अब पूछा है पूरा कितना होगा, प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों का योगदान पूछा है। तो यहाँ पर पूरा परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 1 इसमें आया था और 3 इसमें आया था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, क्या आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ग वाला, कह रहा है कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। आयनिक विलयनों की चालकता, आप देखिए उत्तर में हम लिखे हैं कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, ये है आपका मतलब हेडिंग है। ठीक ना, हेडिंग किसके किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है। किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। अब देखिए केमिस्ट्री में व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप देखिएगा केमिकल वाले में तीसरा लेसन कौन है, पृष्ठ अरे वैद्युत है। ठीक ना, वैद्युत रसायन है। तो वैद्युत रसायन में आप जाकर देखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मापन करते समय उत्पन्न समस्याएं। पहली समस्या है इन विलयनों में दिष्ट धारा यानी कि DC जिसे कहते हैं, प्रवाहित करने पर इनका संगठन बदल जाता है। ठीक ना, इनका संगठन क्या होता है, बदल जाता है। दूसरा है विलयन को धात्विक तार या अन्य चालक की तरह ब्रिज से नहीं जोड़ा जा सकता है। किसको, जो तार है या फिर अन्य जो तार है उनको क्या चालक की तरह, अन्य चालक की तरह नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर हम ब्रिज बना लिए हैं, यहाँ पर देखिए हम ब्रिज बनाए हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रिज को, ये देखिए ब्रिज बनाए, ऐसे ऐसे आप लोग भी फिगर बना लीजिएगा। इसको R1 कर दीजिएगा, R2 कर दीजिएगा, R3 R4, ये बीच में P है, इसको कहते हैं सूचकांक। और देखिए ये वाला ये इस प्रकार से लगा होता है, इसको कहते हैं चालकता सेल। ठीक ना, कौन, चालकता सेल कहते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला होता है R1, यहाँ पर देखिए R1/R2 बराबर R3/R4 होता है, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, अब इसको हम मापते कैसे हैं, देखिए R बराबर R क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, ये रो है, ये L/A होता है। R बराबर क्या होता है, ये होता है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए के कप्पा, ये कप्पा है, के नहीं है, कप्पा बराबर होता है 1/ρ। ठीक ना, 1/ρ रख देंगे कप्पा की जगह। ठीक ना, तो कप्पा इसके जगह रखेंगे 1/ρ, तो हो जाएगा ये R बराबर L/कप्पा और A हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर रो बराबर 1/K हो जाएगा। ठीक ना, 1/K, तो 1/K रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, R बराबर GK। अब G कहाँ से आ गया, तो देखिए G बराबर होता है L/A। G बराबर क्या होता है, L/A। तो L/A की जगह पर क्या रख देंगे, G रख देंगे। तो ऊपर क्या हो गया, G हो गया, बटे में K, कप्पा बचा है तो कप्पा हो जाएगा। अब इसको निकालना क्या है, K बराबर, आपको कप्पा बराबर निकालना है, तो कप्पा बराबर हो जाएगा G/R। ठीक ना, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, G/R हो जाएगा। इसी सूत्र से आयनिक विलयनों की चालकता निकाला जाता है। ठीक ना, इसी सूत्र से क्या निकाला जाता है, आयनिक विलयनों की चालकता निकाली जाती है। ठीक,
अब देखिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का घ वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर दूसरा का घ वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण हेडिंग लगाए हैं। अब देखिए लिखना है इसमें कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण या शोधन अपवहन, विद्युत अपवहन तथा अति सूक्ष्म निस्यंदक विधि द्वारा किया जाता है। 2 ही नंबर का है तो इसीलिए ज़्यादा नहीं लिखे, ठीक ना। तो 2 हेडिंग इसमें बनाए, देखिए अपवहन लिखे हैं और देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदक लिखे हैं, 2 ही हेडिंग लिखे हैं, ठीक ना। 2 नंबर का इसलिए इतना ही लिखे हैं। अब देखिए अपवहन किसे कहते हैं, अपवहन कर रहे हैं किसी एक चमड़े के थैले में अशुद्ध कोलाइड विलयन को भरकर उसमें जल की धारा तेजी से प्रवाहित कराते हैं जिससे कोलाइड के अशुद्ध पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस विधि को अपवहन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, ये एक चमड़े का थैला, ठीक ना। ये क्या है, एक चमड़े का थैला है और ये एक पात्र में रखा गया है। इसमें तेजी से ये जल धारा प्रवाहित कराई जा रही है और जल क्या है इसमें इस चमड़े के थैले में जाकर टकरा रहे हैं, ठीक ना। तेजी से एकदम मार रहा है, इसमें टकरा रहा है और इसमें से अशुद्धियाँ जो है अशुद्धियाँ बाहर निकल जा रही हैं, ठीक ना। अशुद्धियाँ क्या है, इसमें से बाहर निकल जा रही है चमड़े के थैले से। अब देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदक, अति सूक्ष्म निस्यंदक में क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यह कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने के, ठीक ना, यहाँ पर रहेगा को, ठीक। यह कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की सबसे धीमी प्रक्रिया होती है। इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी पदार्थों के विलयन को निस्यंदन या फिल्टर करके शुद्ध कोलाइडी पदार्थ प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। इस विधि में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। यह एक अति सूक्ष्म का मतलब समझ लीजिए बहुत धीरे से होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक ना। यह बहुत धीरे से होने वाली क्या एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि अशुद्ध कोलाइडी पदार्थ के विलयन को निस्यंदन या फिल्टर करके, फिल्टर जानते होंगे, पानी वानी फिल्टर करने वाली मशीन होती है ना, उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर करने के बाद क्या होता है, आपका कोलाइड विलयन शुद्ध हो जाता है और अशुद्ध पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, ठीक ना। अति सूक्ष्म निस्यंदन और अपवहन आप लोग याद रखिएगा, बार बार पूछता है, ठीक। अब देखिए आ गया आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 का देखिए ये भी 2 अंक का है, ठीक ना, 2 नंबर का है, ठीक ना। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 3 का क वाला क्वेश्चन है, कह रहा है ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, ठोस क्रिस्टलों में जो आपका बिंदु दोष पाया जाता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए बिंदु दोष हेडिंग लगा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लगा लिए हैं बिंदु दोष, ठीक ना। बिंदु दोष को हम कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। किसमें, घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष, यानी कि कोई चीज़ ऐसे सजाई गई है, मान लीजिए ईटा आप सजाएं, ईटा में 2-4 ईटा निकाल लिए, अब उसमें आ गया बिंदु दोष, ठीक ना। जैसे घटक कण है उसको सजाया हुआ है उसको बिखार दिए यानी कि बिगाड़ दिए, तो क्या हो गया, उसमें बिंदु दोष आ गया, ठीक ना। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए रस समीकरण मिति, कौन सा, रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक ना। इसको स्टाइकियोमेट्री दोष भी कहते हैं या रस समीकरण मिति। अब देखिए दूसरा है अरस समीकरण मिति या नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक ना। बस इसी को लिखना था, इसको नहीं लिखना था, इसको हम बता दिए खाली। अब देखिए यहाँ पर तीसरा का ख का क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। SO2 को Fe3 लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं। Fe3 का मतलब समझ रहे हैं, ये किसी से 3 ऑक्सीडेशन के साथ ये रिएक्शन किया है किसी के साथ। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Fe2SO4 का थ्राइस। जैसे ये SO4 का -2 चार्ज होता है इस पर, तो इसका 2 इस पर आ गया, इसका 3 होता है तो इस पर आ गया, ठीक ना। तो Fe2SO4 का थ्राइस प्लस 2H2 कितना, 2H2 इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए FeSO4 बनेगा यानी कि फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना है, ठीक ना। जब रिएक्शन कराएंगे SO2 और Fe3 लवण के जलीय विलयन में तो क्या बनेगा, आपका फेरस सल्फेट बनेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। अब देखिए अगला वाला आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए
अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। देखिए यहाँ पर अमोनिया हो गया, यहाँ पर Cl2 3 बार लिए अमोनिया, कितनी बार, 3 बार अमोनिया लिए हैं, यानी कि इसलिए लिए 3 बार क्योंकि जो हाइड्रोजन 3 थे, इन तीनों हाइड्रोजन को अमोनिया विस्थापित, क्लोरीन विस्थापित कर सके, ठीक ना। यहाँ पर जब ये विस्थापित करेगी हाइड्रोजन को तो यहाँ पर अपनी जगह लेगी, ठीक, क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए NCl बना, क्या बना, NCl3, यहाँ पर NH3 था तो NCl3 बना 3 बार, इसीलिए Cl2 3 लिए, ठीक। अब देखिए जब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन बचेगा इसमें से तो HCl बनेगा, तो 3 बार HCl भी बनेगा। ये बनता है आपका देखिए किसमें, अमोनिया को क्लोरीन के जब अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक ना। अब देखिए अगले पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर ग वाला प्रश्न। ग क्या कह रहा है, तो देखिए प्रश्न नंबर ग कह रहा है कि प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विक लवण और संकुल यौगिक में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए एक को लिखे द्विक लवण, दूसरे और संकुल यौगिक। द्विक लवण में और संकुल यौगिक में अंतर बताना था, तो एक और द्विक लवण, दूसरे और संकुल यौगिक। इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, एक और द्विक लवण, दूसरे और संकुल यौगिक लिख करके आपको लिखना पड़ेगा एक एक अंतर, ठीक ना। यानी कि हम इसमें तो कई अंतर लिखे, तो देखिए पहला है द्विक लवणों में सामान्यतया 2 सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं, ठीक ना। यानी कि 2 द्विक लवण होता है, 2 सरल लवण के मिलने से बनता है द्विक लवण, ठीक ना। फिर उसी प्रकार देखिए सरल लवण यानी कि संकुल लवण, सरल लवण जिनसे संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं। समान मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और नहीं भी, ठीक ना। यहाँ देखिए समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरी पॉइंट है, ये केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे, ये केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। और इसमें देखिए क्रिस्टल एवं विलयन अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। जो आपका संकुल यौगिक होता है ये क्रिस्टल अवस्था में पाया जाता है और विलयन अवस्था में भी पाया जाता है। अब देखिए तीसरी पॉइंट है, ये आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये आयनिक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक ना। ये आयनिक भी हो सकते हैं और आयनिक नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट, चौथी पॉइंट है, द्विक लवणों के गुण मूल यौगिक के समान होते हैं। द्विक लवणों के गुण जो होते हैं मूल यौगिक के समान होते हैं। और इसमें देखिए संकुल यौगिक के गुण मूल सरल यौगिक के काफ़ी भिन्न होते हैं। यहाँ पर के नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, से रहेगा, ठीक ना। से काफ़ी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिए हैं, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 H2O इंटू H2O। ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। ये है आपका मोहर लवण, कौन है, मोहर लवण है। मोहर लवण का सूत्र देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 24 H2O आपका जो फिटकरी होता है ये भी क्या होता है, एक द्विक लवण ही होता है, फिटकरी, ठीक ना। K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 24 H2O ये आपका सूत्र होता है। और इसमें एग्जाम्पल है संकर लवण में या संकुल लवण में या संकुल यौगिक कह लीजिए। इसमें देखिए NaAgCN का ट्वाइस, Ag सोडियम है और ये सिल्वर है, Cn का ट्वाइस है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए K3 है, Fe है और देखिए CN6 है यानी कि हेक्सा है, साइनाइड है, ठीक ना। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर घ पर, तीसरा का घ। प्रश्न नंबर तीसरा का घ क्या कहता है, इसमें देखिए प्रश्न नंबर तीसरा का घ वाला कह रहा है कि आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फास्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयाँ एकांतर में स्थापित होती हैं। इसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है इसका, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसको कहते हैं आरएनए, ठीक ना। आरएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। फिर देखिए डीएनए की तरह इसमें भी 4 क्षारक पाए जाते हैं, बस इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अब देखिए यहाँ पर आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक, पहला है एडेनिन, दूसरा है जी ग्वानिन, तीसरा है सी साइटोसिन। अब देखिए चौथा है यूरेसिल। अब देखिए डीएनए में क्या होता है, ये यूरेसिल नहीं पाया जाता है, इसके जगह पर पाया जाता है आपका थायमीन, ठीक ना। क्या पाया जाता है,
थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का क देखिए नर्नस समीकरण लिखिए तथा उनकी एक उपयोगिता लिखिए। यानी कि जो आपका नर्स समीकरण है उसको लिखना है और एक उपयोगिता भी लिखना है इसकी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए नर्नस समीकरण हेडिंग लगा दिए, यानी कि नर्स्ट समीकरण, ठीक ना, हेडिंग है। अब देखिए इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड रहेगा। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नर्नस्ट समीकरण कहलाती है, ठीक ना। माना कि थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा तो उसमें थोड़ा सा आप लोग मतलब मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT, ये देखिए ये तो परिभाषा थी। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। ये देखिए E हो गया, E बराबर E0 माइनस 2.303 बटे में NFRT log 10, ये बेस 10 है, ठीक ना। 1/m, यम क्या है, मेटल है, n क्या है, आयनों की संख्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं जहाँ R बराबर गैस नियतांक, T बराबर परम ताप, F बराबर फैराडे नियतांक और एक F बराबर यानी कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम मोल इनवर्स होता है, ठीक ना। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम मोल इनवर्स होता है, F का मान होता है ये, ठीक। अब देखिए n बराबर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें लग रहे हैं वो, ठीक ना। तथा यम प्लस क्या है, विलयन के धातु की सक्रियता, यानी कि जो धातु उसमें डाली गई है उसकी सक्रियता है, ठीक ना। अब देखिए उपयोगिता में हम लिखे हैं किसी अर्धशेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, किसी अर्धशेल का, आधा शेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ख वाला आ गया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक कह रहा है दोनों अलग अलग अवस्था में होनी चाहिए, एक ही अवस्था में। जैसे हैबर विधि से अमोनिया बनाने में क्या होता है, आयरन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, आयरन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो कि ठोस होता है, जो आयरन होता है वो क्या होता है, ठोस होता है और सभी अणु गैस के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जो उत्पाद है, जो अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है, दोनों क्या है, गैस है। अब ये क्या है, आपका उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक कैसा है आपका, देखिए सॉलिड है। मोलिब्डेनम भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बनने वाला उत्पाद है अमोनिया, ये भी क्या है, गैस के रूप में होती है, ठीक ना। तो ये अब अंतर होना चाहिए, ठीक, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखिए आगे इसके आते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें पूछा है कि अधिशोषण सिद्धांत, इसमें एक एग्जांपल है, देखिए CO यानी कि कोबाल्ट है, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, H2 गैस है, कॉपर सॉलिड है। ये एक देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है कॉपर, ठीक ना। ये कैसा है, सॉलिड है, ये दोनों गैस है, ठीक ना। तो ऐसी भिन्नता होनी चाहिए, उसको बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए अधिशोषण सिद्धांत देख लीजिए, कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक प्रति उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर के एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। बना हुआ माध्यमिक यौगिक अस्थायी के कारण आसानी से टूटकर उत्पाद तथा उत्प्रेरक का निर्माण करता है। यह क्रिया निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम लिखिए कितने पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद है, इस पद में उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण होता है। क्या होता है, इस पद में उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। दूसरा पद है, दूसरा पद में क्या होता है, इस पद में माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका, माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक ना, मध्य वाले बीच वाले का। अब देखिए तृतीय पद क्या है, तृतीय पद है, इस पद में माध्यमिक यौगिक टूटकर उत्पाद तथा उत्प्रेरक में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक ना। चतुर्थ पद में देखिए, चतुर्थ पद कह रहा है कि विशोषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पाद तथा अभिकारक को अलग कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा। ये है देखिए स्टेप 1, दोनों आपस में मिल गए, ये A B और ये
दोनों आपस में क्या हुए, यहाँ पर देखिए मिल गए। स्टेप 2 में क्या हुआ कि ये तीनों मिल गए, देखिए ए बी और ये पूरा मिल गया, ठीक ना। फिर स्टेप 3 में देखिए क्या हो रहा है, स्टेप 3 में ए बी और ये तीनों क्या हो रहे हैं, मतलब ये इससे अलग हो रहा है, ठीक ना। ये जो आपका उत्प्रेरक है ये अलग हो रहा है इससे, ठीक ना। फिर देखिए विशोषण में क्या हो रहा है, अगला स्टेप जो चौथा स्टेप है यहाँ पर लिखे ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टेप 4, ठीक ना। स्टेप 4 में क्या हो रहा है कि ए बी ये पूरा अलग हो जा रहे हैं, ठीक ना। पूरा क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का ग वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 का ग वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में ए बी तथा सी यौगिक के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन इस पहले साल में पूछा है, 6वें में, ठीक ना। 6वें वाले में पूछा है ऐसा, ठीक। देखिए CH3SCOOH अमोनिया की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है तो क्या बनेगा, ए का मान निकलना है। फिर उसी को NaOBr की उपस्थिति में गर्म करेंगे, फिर उसी को जो बनेगा उसको NaNO2 + HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक ना। अब देखिए हम गर्म करते हैं, यहाँ पर देखिए बना क्या है CH3COOH और NH3 को गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए वाटर निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और एक AH यहाँ से H निकलेगा, ठीक ना। H और OH मिलेगा तो H2 निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर NH2 आकर जुड़ जाएगा, देखिए CH3CONH2 जुड़ गया, ये हो गया। फिर देखिए NaOBr की उपस्थिति में कराएंगे तो इसमें से देखिए CH3NH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा और इसमें से CO2 निकल जाएगा बाहर, CO2 ये CO2 के रूप में निकलेगा, या फिर कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाए, CO के रूप में निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर NaNO2 + HCl के, यानी कि इसको नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना। NaNO2 + HCl को नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो CH3COH बन जाएगा, CH3OH बनेगा, क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, यानी कि ये मेथेनॉल बन गया, क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। प्लस में नाइट्रोजन गैस निकल गई, NaCl भी बन गया और हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक ना। ये सब निकल गया। अब देखिए ये कितने नंबर का था, ये 3 नंबर का था, कितने नंबर का, 3 नंबर का। 1 नंबर आपको इतने प्रोसेस करने में यहाँ तक मिलेगा, फिर दूसरा नंबर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा और तीसरा नंबर इस वाले प्रोसेस को पूरा करने में मिलेगा, ठीक ना। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब देखिए घ वाला आता है, प्रश्न नंबर 4 का घ वाला, यानी कि इसका आखिरा वाला, ठीक ना। ग्लूकोज के 2 गुणधर्म का समीकरण लिखिए, क्या लिखना है, ग्लूकोज के 2 गुणधर्म का समीकरण लिखना है। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज हम ले लिए, ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं CHO और ये CH यानी कि C6H5, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, ये होता है ग्लूकोज का आपका सूत्र, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए CHO CHOH और इसको 4 बार लिख रहे हैं, इसमें 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ठीक ना। यानी कि 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 8 1 9 और 9 2 11, 1 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन को देखिए 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गए ये दोनों मिलाकर, अब एक यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, ठीक ना। फिर इसको देखिए हाइड्रोजन साइनाइड से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे ना तो ये CN इसके साथ जुड़ जाएगा, ये CN इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये OH बन जाएगा, ठीक ना। OH बन जाएगा, जो ऑक्सीजन है इसके साथ बांड तोड़ देगा, ठीक ना। बांड तोड़कर ये एक OH बन जाएगा, ये एक H जुड़ जाएगा और CN भी जुड़ जाएगा इसी में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये बनकर तैयार हो जाएगा इस प्रकार से और इसका नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला इसमें है CHO और ये देखिए ग्लूकोज है और इसमें देखिए C6H5 NH2 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना। इसको रिएक्शन जब कराएंगे तो ये देखिए CHO और ये 3 बार लिया गया है ना, तो इसको देखिए जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, एक बार इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए CH ये N जुड़ा है, ये वाला N जुड़ रहा है, ठीक ना। ये वाला N जुड़ रहा है, ठीक ना, ये वाला N जुड़ रहा है इसके साथ, ठीक। और वाटर का रिमूवल हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से O निकल रहा है OH और यहाँ से
एच निकल रहा है, ठीक ना, एच निकल रहा है, ओ एच निकल रहा है, H2O निकल जा रहा है, एन इसके साथ जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड एन NH C6H5, फिर यहाँ पर दूसरे के कार्बन से भी जुड़ गया एन NH और C6H5, और ये 3 कार्बन, उसी प्रकार से एक कार्बन नीचे आपका बच गया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ग्लूकोसोजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोसाजोन, ठीक ना, ग्लूकोसाजोन इसका नाम हो जाएगा, ग्लूकोसाजोन, ठीक। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड एमीन से सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। जब आप हाइड्रोक्सी एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्सी एमीन का जो नाइट्रोजन है सीधे इस कार्बन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोक्सी एमीन है यहाँ पर इससे रिएक्शन करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, और बचा एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर एक बॉन्ड बचा है तो एक बॉन्ड ये हो गया। 4 वैलेंसी पूरा करना होता है, 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, ठीक ना। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NOH, और देखिए CHOH का टेट्रा है, और यानी कि 4 बार ये CH2OH प्लस H2O निकल जाएगा, ठीक ना, प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज मोनोऑक्सीम। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज मोनोऑक्सीम, ठीक ना, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज मोनोऑक्सीम। और ये देखिए हाइड्रोक्सी एमीन है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। तो इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, और आपको आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और ये देखिए आपका जो सेट नंबर 6 था, इसका ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक ना। कौन सा है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आ जाएगी, ठीक ना। अभी उसको हल नहीं किए हैं, इतना ही हल किए थे, तो ये आपका हल हो गया है। और ये इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसको पढ़ने के बाद आपको इसमें का दूसरा पार्ट वीडियो बना देंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बाकी सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ पर पढ़ के नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मैं सेंड कर दूंगा आपको, बस थोड़ा सा चार्ज देना होगा उसका, ठीक ना। बस बहुत मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।